तो जितनी हमने चर्चा की उसमें अभी तक हमने इकाइयों पे काफ़ी बात की और ये हमको स्वीकार हो गया कि प्रकृति अपने आप में एक व्यवस्था है। ये प्रकृति अपने आप में एक व्यवस्था है। तो आगे हम थोड़ा चलते हैं कि इकाइयों के अलावा भी कोई और रियलिटी है क्या, है ना। आइए। हाँ जी, यदि इस हॉल में देखें तो इकाइयों के अलावा कोई और रियलिटी भी है कि नहीं है? है? समूह भी इकाइयां हैं। 1 2 3 4 5। मैं कहता हूं इकाइयों के अलावा कोई और भी रियलिटी है जो इस हॉल में मौजूद है। इकाइयों के अलावा कोई और भी रियलिटी है या नहीं है, मैं नहीं बोल रहा कि है। चैतन्य इकाई भी अपने आप में इकाई ही है। 1 2 3 4। पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो इकाई का प्रभाव है। जैसे बल्ब जलता है तो रोशनी हमको मिलती है, तो बेसिकली वो इकाई का प्रभाव है। तो यदि हम पॉजिटिव वाइब्स की बात करेंगे तो चैतन्य इकाई का प्रभाव है। वायु अपने आप में क्या है? पदार्थ अवस्था है, इकाइयां हैं, कई सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ हैं, यूनिट्स हैं। 1 2 3 4। है व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो इकाइयों की ही बात कर रहे हैं कि व्यवस्था इकाइयों, व्यवस्था का दर्शन इकाइयों में ही होता है। इकाइयां ही अनुशासित हैं। इकाई में ही है, चैतन्य इकाई में समाधान की संभावना है। समय अपने आप में कोई रियलिटी नहीं है, वस्तु ही नहीं है, वो तो मापक, मेजरमेंट अपना बनाया हुआ। शरीर भी एक इकाई है, मैं भी एक इकाई है, वो भी है। सोचो भाई सोचो। गॉड, अब गॉड पता नहीं इकाई है कि नहीं है, अभी इस बारे में वो जीवन इकाई ही है। चैतन्य इकाई है जिसमें सोचने समझने की असीम क्षमता है, आशा विचार इच्छा है, समझ है, अनुभव करने की क्षमता है, सुखी दुखी होता है ना, भारहीन है, उसके बारे में बहुत सारी बातें हमने की है। इकाइयां हैं। सीखने की इच्छा चैतन्य इकाई का एक्सप्रेशन है। वो भी इकाइयां ही हैं। आप ठीक बोल रहे हैं, स्पेस है। ये सारी इकाइयां कहाँ हैं, है ना। तारों भरी रात को देखें और आसमान में देखें तो इकाइयां ज़्यादा है कि स्पेस ज़्यादा है? ये धरती घूम रही है कि रुकी हुई है? कहाँ घूम रही है? स्पेस में। तो सारी गैलेक्सीज, सारे प्लैनेट्स, है ना, सब कोई गतिमान है, स्पेस में घूम रहे हैं। कोई खाली जगह है ना, और वो खाली जगह कहाँ तक है? अनंत शब्द इकाइयों के लिए इस्तेमाल होता है। असीम शब्द जिसकी सीमा को नहीं पहचान सकते। देखिए, हम चर्चा अभी कर रहे हैं अस्तित्व में व्यवस्था। अस्तित्व मतलब होना। होना मतलब एक तो प्रकृति है, प्रकृति मीन्स इकाइयां।
प्रकृति की परिभाषा दिया पूर्णता के अर्थ में कृति। कृति मीन्स रचना। प्रकृति पूर्णता के अर्थ में कृति। संपूर्ण कृतियां पूर्णता के अर्थ में है, होने के रूप में सभी पूर्ण हैं, मानव के अलावा रहने के अर्थ में भी पूर्ण है, मानव में उसका रहना समझपूर्वक पूर्ण होता है। यही शिक्षा का प्रयोजन है, यही मानवीय पुरुषार्थ। यदि प्रकृति की बात करें तो प्रकृति दो भाग में है, एक जड़ प्रकृति, एक चैतन्य प्रकृति। जड़ प्रकृति की बात करें तो उसका मूल व्यवस्था की मूल इकाई परमाणु है, जिसको हमने 108 या किसी संख्या में पहचाना है। 108 प्रकार के परमाणु है या कम ज़्यादा। चैतन्य प्रकृति की बात करें तो उसको हमने जीवन रूपी इकाई के रूप में पहचाना है, वो एक ही प्रकार का है। ये परमाणु ही पदार्थ अवस्था के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। पदार्थ अवस्था में ही रासायनिक क्रियावश प्राण अवस्था के रूप में व्यक्त होते हैं। प्राण अवस्था के एक विशेष प्रकार के शरीर को, पशु पक्षी शरीर को जब जीवन चलाता है तो उसको जीव अवस्था कहा। उसी शरीर को जब मानव शरीर को यही जीवन चलाता है तो उसको ज्ञान अवस्था कहा। ये कुल मिला के इकाइयों का फैलाव है। इकाइयों का फैलाव देखें तो 4 अवस्थाओं के स्वरूप में है। और हमने ये भी चर्चा किया था कि मच्छर, कीट, पतंगे ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो मूलतः प्राणावस्था की ही इकाइयां हैं। उनको कोई जीवन नहीं चलाता, क्योंकि जीवन उसी शरीर को चला सकता है जिसमें विकसित मस्तिष्क होता है ना, मानने की क्रिया होती है, जीने की आशा होती है, क्योंकि ये जीवन की मौलिकताएं हैं। तो 4 चीज़ों को हमने इस डीवीडी को आपको कम से कम 10 बार देखना होगा, तब जाके जितनी बार कही जा रही है अपने चलते हुए कार में सुनते रहें, घर में सुनते रहें, है ना। जब आपको अवसर हो ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लें। वीडियो बैठ के देखना पड़ता है, ऑडियो तो हम चलते फिरते भी देख सकते हैं। तो सब रास्ते निकल आएंगे, उतने ही समय में निकल आएंगे, अपनी आवश्यकता बनेगी तो निकल आएंगे। तो फिर हम जब बार बार सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होती जाएंगी जो अलग अलग अभी बिखरी हुई हैं। तो ये इकाइयों का संसार है। बढ़िया हो गया। अब एक दूसरा संसार है होना। होना, होने के रूप में, होने के रूप में एक और रियलिटी, एक और वास्तविकता, जिसको हमने खाली स्थान के रूप में पहचाना। खाली स्थान कहाँ तक है, उसकी हम सीमा को नहीं पहचान सकते, इसलिए उसको एक नाम दिया असीम। खाली स्थान कैसा है? सीमित वस्तु है कि फैली हुई वस्तु है? फैली हुई वस्तु है, इसलिए एक नाम दिया व्यापक। अब तक हमने पिछले 6 दिन में क्या किया था? हम इकाइयों को और इकाइयों की परस्परता को देखने का प्रयास कर रहे थे। अभी हम क्या कर रहे हैं? एक और रियलिटी, जब हम कह रहे हैं अस्तित्व, अस्तित्व मीन्स होना, होना इकाइयों का भी है और एक खाली स्थान रूपी रियलिटी, ये खाली स्थान भी है। इस खाली स्थान को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस खाली स्थान की क्या क्वालिटी है, कैसा है ये? है
सभी इकाइयां खाली स्थान में हैं और उससे बाहर जाने का कोई तरीका, इकाइयां खाली स्थान से बाहर जा सकें ऐसा कोई तरीका नहीं है ना, खाली स्थान में ही हैं। बाहर कहाँ जाएंगे, तो खाली स्थान में ही हैं। और कुछ, अब भार तो इकाई में होता है, इकाई ही नहीं है तो भार का कंसिडरेशन ही नहीं है। संतुलित है, ये समझ में आता है कि सभी इकाइयां खाली स्थान, सभी इकाइयां खाली स्थान में सभी इकाइयां हैं। और इन इकाइयों को देखते हैं तो कैसा समझ में आता है, ये इकाइयां स्वयं में निश्चित आचरण के साथ है। मानव के अलावा सभी इकाइयां निश्चित आचरण के साथ हैं और मानव में निश्चित आचरण पूर्वक जीने की चाहत है या अनिश्चित आचरण पूर्वक जीने की चाहत है। हमारी कुल परेशानी कितनी है, अपना अनिश्चित आचरण और अपनों का अनिश्चित आचरण। तो उस मानव के अलावा सभी इकाइयों का आचरण निश्चित है, मानव में निश्चित आचरण पूर्वक जीने की चाहत है, वो समझ पूर्वक निश्चित होता है ना। सभी इकाइयों में निश्चित आचरण है और निश्चित आचरण की निरंतरता है। निरंतरता है तो निश्चित आचरण है, इसी को बोला नियम। निश्चित आचरण की निरंतरता है, इसको बोला कि इकाई नियंत्रित है। किसी व्यक्ति का आचरण आपको दिखाई देता है कि निश्चित है और हमेशा वैसे ही है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये अपने आप में नियंत्रित है। और ये नियंत्रित है और सारा नियंत्रण किस अर्थ में है, सारा आचरण, क्या बात है। ये एक समग्रता की दृष्टि जम जाए, आपके समझने के प्रोसेस में अनुभव की रोशनी पूरी आपके पास आ जाए, उसको पहचानने का एक तरीका ये है जब दर्शन पे लिखी हुई बुक्स को आप नॉवेल की तरह से पढ़ के एंजॉय करने लगे, ये उसका एक पहचान है। उसके पहले तक आप अपने जीवन शैली और संसार के अनुसार सत्य को परिवर्तित करने का प्रयास करते रहते हैं, सत्य को अपने अनुसार ढालने का प्रयास उसके पहले चलता रहता है। तो सत्य को प्रिय हित लाभ में यूज करना है या स्वयं को सत्य के अनुरूप होना है, ये दो अलग अलग डिजाइन हैं। 95% लोग प्रिय हित लाभ में जीने के लिए सत्य का उपयोग करना चाहते हैं। किसी पॉइंट पे जाके क्लिक होता है कि ये कोई दूसरा मामला है, ये तुम्हारी मौज नहीं है, अस्तित्व जैसा है वैसा है ना। तो मुझको सत्य के अनुरूप होना है, इससे कम में वो सुख, वो निरंतर सुख, वो स्वयं में विश्वास मिलने वाला नहीं है जिसकी मुझको तलाश है। मैनिपुलेशन मानव के साथ हो सकता है, एग्जिस्टेंस के साथ कोई मैनिपुलेशन आप नहीं कर सकते। तो ये समझ में आने से हम सत्य के अनुरूप होने की तरफ जाते हैं। ये जर्नी किसी समय के बाद होना शुरू होती है। तो हम इकाइयों को देखते हैं कि इकाइयां नियंत्रित हैं, इकाइयां व्यवस्था के अर्थ में नियंत्रित हैं, इसको कहा कि संतुलित हैं। संतुलन व्यवस्था के अर्थ में है। इकाइयों का आचरण निश्चित है, ये नियम है। उस निश्चित आचरण की निरंतरता है, ये नियंत्रण है। वो नियंत्रण व्यवस्था के अर्थ में है, ये संतुलन है। कितना बढ़िया ना, ऐसा गनगनाता हुआ अस्तित्व है ना। एक एक चीज को देखते हैं तो बोलने लगता है ना। और हमारे भीतर और बाहर एक ही चलता है। जो मैं जैसा फील करता हूं वैसा बाहर दिखता है, जैसा बाहर दिखता है वैसा मैं फील करता हूं। ऐसा हम इकाइयों को देखते हैं, अभी और विस्तार में नहीं जाता। तो ये समझ में आया
कि इकाइयां ऐसी हैं। और खाली स्थान की क्या महिमा दिखाई देती है? हमने ये भी देखा कि खाली स्थान है और इकाइयां हैं। क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं? खाली स्थान हो और इकाई ना हो, ऐसी स्थिति हो सकती है कि नहीं? कहां कहां? शून्य, अंतरिक्ष में, धरती के वातावरण के ऊपर जो खाली स्थान है वहां कोई इकाइयां किसी प्लैनेट के प्रभाव क्षेत्र में है या प्लैनेट पे हैं, उसको क्रॉस कर गए, फिर स्पेस से। या जब हम वैक्यूम की कल्पना करते हैं, खाली स्थान मैनी पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, वो डिवाइड हो नहीं सकता। अरे महाराज ऐसा मत बोलो, महाराज ऐसा मत बोलो, दया करो। ये आपको पता है कमरे में रोशनी कैसे दिखाई देती है? ये लाइट जलती है और कमरा रोशन होता है। कैसे होता है? हैं? वो एयर पार्टिकल पे उसका प्रतिबिंब बनता है। यदि कमरे से एयर पार्टिकल निकाल देंगे तो केवल बल्ब दिखाएगा, बाकी अंधेरा रहेगा। यदि कमरे से एयर पार्टिकल निकाल दिया तो ये रोशनी ऐसा नहीं दिखाई देगी जैसा अभी दिखाई दे रही है। तो बल्ब का प्रतिबिंब हर एक कण पे पड़ता है। वो कण हमको आंख से नहीं दिखता है, पर उसका प्रभाव क्षेत्र रोशनी के रूप में दिखाई देता है। सारे कणों का सम्मिलित प्रभाव क्षेत्र कमरे में रोशनी के रूप में होता है। तो कमरा खाली नहीं है, हवा इसमें है ही है। हवा अपने आप में इकाइयां ही हैं। तो ये कमरा इकाइयों से खाली नहीं है, पर वो इकाइयां कहाँ पे हैं? वो भी खाली स्थान में हैं। ये बात ठीक है। मैं कहता हूं कि ऐसा खाली स्थान जहां इकाइयां नहीं हैं, वो कहाँ पे होगा? या तो हम वैक्यूम की कल्पना करते हैं कि जहां हम इकाइयों को किसी तरीके से निकाल सकें, या फिर शून्य की बात, स्पेस की बात करते हैं, किसी प्लैनेट के वातावरण के बाहर। तो ये संभव है कि खाली स्थान हो, इकाइयां ना हो। क्या ये संभव है कि खाली स्थान ना हो और इकाइयां हो? वो तो रहेगा ही। क्या ये संभव है कि खाली स्थान भी हो, इकाइयां भी हो? क्या ये संभव है कि खाली स्थान भी ना हो, इकाइयां भी ना हो? तो दो पॉसिबिलिटी रूल आउट हो गई। क्या बचा? खाली स्थान तो है ही, कहीं पे इकाइयां हैं, कहीं इकाइयां नहीं हैं। बढ़िया, ठीक। अब इसको एक्सटेंशन देते हैं। यदि हम क्रिया को देखें, क्रिया क्या चीज है? जब क्रिया बोलते हैं तो क्या क्या मतलब होता है उसका? यदि भौतिक रासायनिक संसार में देखें तो गति, तरंग और दबाव क्रिया है। जहां गति है, तरंग है, दबाव है। तरंग में वेव्स। भौतिक रासायनिक क्रिया गति, तरंग और दबाव के स्वरूप में है। जीवन क्रिया आशा, विचार, इच्छा के स्वरूप में है। अस्तित्व में तीन ही क्रिया है, चौथा क्रिया नहीं है। भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया। अभी सुनो, लिखो मत। है इसमें, वो लिख रहा है, आपका काम कर रहा है। अभी चलने दो, लिखने को छूट जाए तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। अभी एक बार अंदर चला जाए, है ना, कोई बात नहीं, लिखने का मत चिंता करिए। क्रिया, हमने कहा कि यदि क्रिया है तो कहाँ है? क्रिया है तो कहाँ है? इकाई में ही क्रिया का दर्शन है। चाहे वो भौतिक क्रिया है, चाहे वो रासायनिक क्रिया है, तो सारा इकाई का दर्शन जड़ परमाणु, चैतन्य परमाणु के स्वरूप में है। वो चार अवस्थाओं के रूप में प्रकट है। तो हमने कहा कि जहां इकाइयां ना हो और खाली स्थान हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है ही है।
तो जहां क्रिया ना हो और केवल खाली स्थान है, क्या वहां किसी क्रिया का दर्शन होगा? ठीक से देख लो योगेश भाई, ठीक से देख लो। फिर से बोल देता हूं, फिर से बोल देता हूं, फिर से बोल देता हूं। ऐसी परिस्थिति है ही है कि खाली स्थान हो और इकाई ना हो, ये हमने पहचान लिया। क्या केवल खाली स्थान में क्रिया का दर्शन हो सकता है? आशा विचार इच्छा, मैं बोल रहा हूं इकाई नहीं है। आशा विचार इच्छा तो चैतन्य इकाई में है ना, या तो जड़ इकाई में क्रिया है या चैतन्य इकाई। क्रिया का मतलब ही है इकाई। खाली स्थान है और इकाइयां नहीं है। हाँ, पर ऐसा, पर चूंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस में कि असीम भी है, लेकिन कहीं उसके थ्रू आप चलते जाएंगे और अगर हिस्सा नहीं कर रहे चलते जाएंगे तो हो सकता है या वापस यहीं आ जाएंगे या कहीं या असीम है, पर हो सकता है कहीं दूर पे जाके कोई इकाई हो है ही है, बिल्कुल आप गलत ठीक है। जब कहीं दूर जाके इकाई होगी तो इकाई एक तो अकेले इकाई के से जो जीवन निकल रहा है उसके प्रभाव से जुड़े, जैसे कि प्लैनेट के वातावरण से दूर है या उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के बियॉन्ड है। बियॉन्ड है। पर जैसे हम बात अब अगर चूंकि हो सकता है मैं फिजिक्स की कंडीशनिंग से आप जाओ, बिल्कुल जाओ, कोई सी भी कंडीशन से जाओ। हाँ, तो हो सकता है इसलिए बोल रही हूँ। तो अब जैसे हम जब फिजिक्स में बात करते हैं तो कोई चीज़ को माध्यम चाहिए इधर से उधर जाने के लिए, किसी चीज़ को माध्यम नहीं चाहिए। तो जैसे साउंड को चाहिए, लाइट को नहीं चाहिए, गुड, साउंड को चाहिए और लाइट को माध्यम नहीं चाहिए। उसी तरह जो चैतन्य की चीज़ें हैं, चैतन्य के जीवन के जो भाव हैं, शायद शब्द कोई नहीं, आने दीजिए। तो उनमें से हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जिसको उसको तो माध्यम की आवश्यकता होगी कि नहीं। मेरे को लगता है कि जब हम किसी बात को कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई संदर्भ होता है। हाँ, और किसी बात को कम्युनिकेट करने के लिए हम कोई लैंग्वेज बना रहे होते हैं। जी जी। तो अभी मैं जिस बात को कहने के लिए लैंग्वेज बना रहा हूँ, हाँ, वो संदर्भ और आपका संदर्भ भिन्न हो गया है। हाँ, इसलिए मेरे को लगता है कि आप कुछ और किसी दूसरी, तो एक बार मैं पूरा करता हूँ, फिर आप अपने संदर्भ को ले आएं। तो वही जो आप कह रहे थे ना, उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इकाइयाँ नहीं है तो क्या खाली स्थान में कोई क्रिया होगी। हाँ, तो उस संदर्भ में मैं कह रही हूँ कि अगर वो ऐसी क्रिया है which doesn't need a medium, हो सकता है उसका प्रभाव कम हो जाए, पर वो हो सकती है। माइक हटा लीजिए। तो यदि कोई क्रिया है तो फिर भी आप वही कह रही हैं कि वो इकाई का प्रभाव है। ठीक हो गया? इकाई ना हो यदि ऐसी कल्पना करें, सपोज, है ना, तो इस खाली स्थान में अपने आप में कोई क्रिया नहीं है, ये अपने आप में क्रिया, तो इकाई क्रिया के साथ है, खाली स्थान अपने आप में क्रिया शून्य है। कहने का आशय ये है कि ये कोई ऐसी रियलिटी है जो स्वयं क्रिया से मुक्त है। जीवन में क्रिया है, खाली स्थान में क्रिया नहीं है, ऐसा पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। ऐसा कहने की कोशिश। ठीक हो गया? और क्या देखें? चलिए और थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये ठीक हो गया कि इस पे और बात करना है? क्रिया जब हम कह रहे हैं तो क्रिया का मतलब ही है कि दो सब एटॉमिक पार्टिकल एक दूसरे को पहचान के परमाणु के रूप में हो गए, परमाणु मॉलिक्यूल के रूप में हो गए। इसको हमने कहा भौतिक क्रिया। समान एटम एक दूसरे को पहचान के अपने स्वरूप में बने रहते हैं, भौतिक क्रिया।
जब दो मॉलिक्यूल अपने आचरण को छोड़कर किसी तीसरे आचरण को स्वीकार लेते हैं, इसको हम कह रहे हैं रासायनिक क्रिया। दूसरा हम कह रहे हैं कि ये आशा है, विचार है, इच्छा है, सुख है, दुख है, सुख है, शांति है, संतोष है, आनंद है, ये तमाम जीवन के एक्सप्रेशन है। इसको एक नाम दे रहे हैं जीवन क्रिया, क्योंकि कुल मिला के इकाई तो है। तो इकाई क्रिया समुच्चय ही इकाई है। ये भाषा पहुंचती है? क्रिया समुच्चय ही इकाई है। फिजिक्स और केमिस्ट्री सब एक साथ चलता है और फिर सारा कनेक्ट भी होता है। आगे चलते हैं। ये पेन दिखाई दे रहा है? बहुत बड़ी है। उस ताकत को हमने धन और पद की ताकत पहचानी है, विचार की ताकत कितनी हो सकती है, समझ की ताकत कितनी हो सकती है और अनुभव कितना बुलंद हो सकता है। धन और पद की ताकत तक शरीर की ताकत है। इसकी आगे की ताकत जब हम काम करते हैं तो मानव की ताकत है। मानव की ताकत पहचान में नहीं आई तो धन और पद प्रभावशाली है। मानव की ताकत जब पहचान में आएगा तो धन और पद संतुलित हो जाएगा, अपने स्वरूप में आ जाएगा। अभी वो अधिमूल्यन हो गया। पेन दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। पेन कैसे दिखाई देता है? देखिए, एक अच्छी बात यह है कि घटना अपनी जगह शाश्वत है। हम शिक्षा के माध्यम से घटना के इंटरप्रिटेशन करते हैं, जिन इंटरप्रिटेशन से कुछ लोग सहमत हो जाते हैं, उसको शिक्षा के माध्यम से दूसरों को देने लगते हैं। तो घटना अपनी जगह शाश्वत है, पेन दिखना अपनी जगह शाश्वत है, लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकते हैं। और जब तक वो इंटरप्रिटेशन रियलिटी जैसी है उस तक नहीं पहुंचेगा, तब तक ये बदल देंगे। एक बार जैसा है वहां तक पहुंच गए, फिर उसको बदलने की आवश्यकता नहीं लगेगी, क्योंकि हम सब सही में एक और गलती में अनेक होते हैं। पेन इसलिए मुझको दिखाई दे, वो कहने का एक तरीका था, अब कहने का एक दूसरा तरीका है। क्या तरीका है? मैं जब पेन को देखता हूं तो मेरे को इधर से आर पार दिखाई देता है, इधर से भी आर पार दिखाई देता है, इधर से भी आर पार दिखाई देता है, इधर से भी आर पार दिखाई देता है। जब आर पार दिखाई नहीं देता है तब कुछ दिखाई देता है। ये कैसा रहेगा? कल्पना कीजिए कि ये पेन ट्रांसपेरेंट होता तो क्या होता। कई बार कार में नहीं होता है, सीट पे बैठ के और बाहर देखने की कोशिश करते हैं और कांच बंद होता है, सर पे लगता हो ये बंद था क्या, क्योंकि हमको अंदाज़ा नहीं होता है कि। इसलिए आप मॉल्स में जाएंगे, जब नए मॉल बन रहे होते हैं तो उस पर ऐसा क्रॉस मार देते हैं शीशों पे, क्योंकि यदि नहीं मारेंगे तो कौन जाके उससे टकरा जाएगा, ये मान के कि यहाँ कुछ नहीं है ना। तो इसलिए उस पर ऐसा क्रॉस मारे रहते हैं कि कोई चीज़ है वो कम से कम क्रॉस दिख जाए, वो तो ट्रांसपेरेंट है। पेन ट्रांसपेरेंट होता तो नहीं दिखेगा। इसका मतलब देखिए, आप दूसरी एक भाषा प्रयोग भी करते हैं, ये फुल्ली ट्रांसपेरेंट है, ये कम ट्रांसपेरेंट है और ये ओपेक है। इसका मतलब है जब आप कम अधिक का भाषा प्रयोग कर रहे हैं, कोई रेफरेंस आपके पास है जिससे आप रेफर करके बोलते हैं कम है, ज़्यादा है, ओपेक है। वो रेफरेंस क्या है? स्पेस। स्पेस वो चीज़ है, वो रियलिटी है, स्पेस वो वास्तविकता है जिसमें कोई इकाई हमको जैसी दिखाई देती है उसको हम पूरा मानते हुए उसके जैसा ही जब दिखाई देती है तो हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट है। उससे जितना कम होते जाता है उसको हम कम करते जाते हैं, फाइनली हम कहते हैं कि ओपेक है, नहीं दिखाई देता है। तो इस खाली स्थान की एक क्वालिटी हमने क्या देखी? क्रिया शून्यता हो गया। एक क्वालिटी और क्या देखी? कैसा है ये? ट्रांसपेरेंट है, ये पारदर्शी है। है
ऐसा मत बोलो। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदार है। स्वयं में व्यवस्था अपने आप में क्रिया का स्वरूप है, व्यवस्था में भागीदारी अपने आप में क्रिया का स्वरूप है। शरीर के साथ रहते हुए स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी मानव स्वरूप में है। जीवन स्वरूप में होते हुए जीवन का स्वयं में आशा विचार इच्छा जीवन में रहता ही है ना। देखना सुनना बोलना जीवन में रहता ही है। प्रेरणा देने का काम, प्रेरणा पाने का काम जीवन में रहता ही है। जीवन का होना और रहना क्रिया का ही स्वरूप है। खाली स्थान में शरीर भी खाली स्थान में है, जीवन भी खाली स्थान में है। कभी बिना शरीर के खाली स्थान में है, कभी शरीर सहित खाली स्थान में है। खाली स्थान से बाहर निकलने का कोई कल्पना हमारे पास नहीं है। खाली स्थान में जीवन सब जगह है, लेकिन क्रिया शून्य है। हाँ, जीवन में आशा की निरंतरता, आस्वादन की निरंतरता, चयन की निरंतरता, विश्लेषण की निरंतरता, तुलन की निरंतरता, चित्रण की निरंतरता, ये सारा क्रिया कहाँ पे है? जीवन में है कि शरीर में है? जीवन में है। शरीर रहे ना रहे, जीवन में तो ये जीवन की मौलिकता है, वो तो है ही है। बड़े आपके कंधे पे 4 जीवन बैठे हों, भारहीन वस्तु है, खाना मांगते नहीं है, बिस्तर मांगते नहीं है, आपको क्या दिक्कत है? आपके कंधे पे 4 हों, आपको क्या दिक्कत है? इतना ही। नहीं, आश्चर्यजनक बात यह है कि कितना सारा मेमोरी का स्टोरेज उसमें है ना। देखिए, जितनी सूक्ष्मता में जाते जाते हैं, जैसे होम्योपैथी को देखो ना, जितना वो सूक्ष्म करते जाते हैं उतना उसका प्रभावशीलता बढ़ता जाता है ना। तो सूक्ष्मता की जो महिमा है, अभी हमने स्थूलता की महिमा देखी है, सूक्ष्मता की महिमा बिल्कुल भिन्न संसार है। स्वयं को शरीर मानते हुए हम स्थूलता के साथ में जिए हैं, स्थूलता को भोगे हैं, इंद्रियों के माध्यम से भोगे हैं, इतना ही हमारा संसार है ना। ये जीवन अपने आप में कितनी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म इकाई होते हुए पूरे ब्रह्मांड को समझने में सक्षम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनर स्पेस। भक्त, हाँ, जिसको भाग किया जा सकता है, जिसको भाग नहीं किया जा सकता है। अच्छा 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 अच्छा। तो हम हमेशा यूज करते हैं कि विभक्त कर दिया माने काट दिया, इंटरसेक्शन। भक्त मतलब जुड़ गया। अगर उसके से विभक्त से भक्त को समझने की कोशिश करें तो जुड़ गया, तो सूक्ष्म जो है अपने उससे जुड़ गया तो भक्त हो गया। तो उसकी ब्यूटी है शब्द की। भक्ति को परिभाषित किया, भय से मुक्ति के अर्थ में किया गया प्रयास भक्ति है। भय से मुक्त होने के लिए किया गया प्रयास भक्ति है। ये इस परंपरा में है, पर मैं ऐसा सोचता हूँ कई बार कि अगर हम विभक्त से ड्राइव करें भक्त को, वो जो हमने अपने आप को कटा हुआ करके देख, जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ तो कटा हुआ पाता हूँ। हाँ। जब मैं अपने आप को जीवन और जब मैं आपको व्यापक में और महिमा को हम समझेंगे तो मैं सेंस ऑफ वननेस, सेंस ऑफ वननेस इज भक्त। हाँ, वही भय से मुक्ति है। जब स्वयं को शरीर मानता हूं तो शरीर मरता है और मैं मरना नहीं चाहता हूं, ये भय है। जब स्वयं को शरीर मानता हूं तो स्व मूल्यांकन नहीं कर सकता हूं, दूसरा मेरा आकलन करेगा, कभी उल्टा पुल्टा करेगा, मैं भी उल्टा पुल्टा करूंगा, ये मान भय है। मैं स्वयं को नहीं समझ सकता तो शरीर की आवश्यकता असीम है, इसलिए धन भय है। तो प्राण भय, मान भय, धन भय, पद भय। मेरा अपने आप में स्व मूल्यांकन नहीं है, अपनी उपयोगिता का आकलन नहीं है, तो दूसरा मेरे को पद देता है, कभी भी छीन सकता है, इसलिए पद भय है। सूत्र है, स्वयं से विलगीकरण ही दुख है। स्वयं से विलगीकरण ही, स्वयं से अलग हो जाना, स्वयं से जितना दूर होना, यही दुख है।
है ना। एक दूसरा सूत्र है इसके पैरेलल, जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है उसी में सुख पाने का प्रयास ही बंधन है। जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है उसी में सुख पाने का, उसी में निरंतर सुख पाने का प्रयास ही बंधन है। किसमें सुख नहीं है? रूप में, बल में, धन में, पद में, इंद्रियों में निरंतर सुख नहीं है, इसी में निरंतर सुख पाने का प्रयास ही बंधन है। हमारे एक मित्र हैं, वो एक होटल चलाते हैं, दिनेश भाई राठौड़। आए थे यहाँ शुरू के दिन, आपको गाड़ी से लेके आए थे। रायपुर में सबसे अधिक चलने वाले होटल में से एक उनका होटल है। उन्होंने अपने होटल में लिख दिया, जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है उसी में सुख पाने का प्रयास ही बंधन है। मतलब लोगों को यहाँ बैठ के खाना खाने दोगे कि नहीं दोगे? लोग तो खाने में सुख ढूंढने के लिए यहाँ आते हैं, कैसा करते हो? होटल जोरदार चलता। इसको समझ ही नहीं आएगा कितना ही लिखा हुआ बोल लो, क्या समझ वो उसी में सुख खोज रहा है, तो वो नहीं समझ आ जाएगा। तो कभी भी होटल में खा सकते हैं कि हम शरीर के सुख के लिए खा रहे हैं। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ चेंज। तो इसका दूसरा समाधान है, ये समस्या हुई, समाधान ये है, जिसका सुख स्वभाव है उसका अनुभव ही मोक्ष है। जिसका सुख स्वभाव है उसका अनुभव ही मोक्ष है। किसका सुख स्वभाव है? जीवन में सुख की निरंतर चाहत है। ये जीवन नाम का जो एंटिटी है, जिसमें सुख की चाहत है ना, इसको पहचान लेना, यही इसके साथ हो जाना, इसके होने के आधार को पहचान लेना, ये है तो कैसे है? स्वयं का अनुभव ही मोक्ष है ना। स्वयं का अनुभव ही मोक्ष है। तो स्वयं का अनुभव ही मोक्ष है, उसको मैंने व्यवहारिक क्वेश्चन के रूप में आपके सामने पुट किया था कि भोजन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है, लेकिन ये असीम विचार की ऊर्जा कहाँ से आता है? एक बार मैं ये पहचान लेता हूँ। देखिए, हम लोगों ने पुरानी फिल्में देखी थी जहाँ किसी एक परिवार में उसकी भौतिक मासिक आवश्यकता के लिए कोई पैसा भेज देता है, लेकिन पैसा भेजने वाले का नाम पता नहीं चलता है। हर महीने एक लिफाफा आ जाता है किसी भी परिस्थिति में, है ना। अब वो परिवार उस लिफाफे से अपना घर तो चलाता है, पर एक क्वेश्चन हमेशा बना हुआ है, आखिर ये मेरा घर कौन चलाता है? एक बार उससे मिलने का मन तो होता है। कौन है जो मेरे लिए इतना सोचता है और लगातार इतने सालों से मेरे घर की पूरी व्यवस्था को चलाए हुए है? कोई मेरे घर की व्यवस्था को चलाए हुए है, उसके लिए ऊर्जा प्रदान कर रहा है, और उसका मेरे को पता भी नहीं है क्या कितने दिन तक ऐसे चलेगा। इस बात की इच्छा होती है ना, कौन है मैं उसको जानूं, कौन है जो मेरे को इतना सपोर्ट कर रहा है। तो शरीर के लिए भोजन से ऊर्जा मिलती है। ये सोचने समझने की ताकत भोजन से नहीं आता है, और सारा भोजन इस सोचने समझने की ताकत से पैदा होता है। हम सोचपूर्वक ही कर्म करते हैं। यदि मानव का सब कुछ देखें तो विचार पूर्वक ही होता है। ये विचार करने की ताकत कहाँ से आती है, ऐसा हमारा ध्यान नहीं जाता है। यही सूक्ष्मता की ओर ध्यान देना है। जैसे जैसे हमारा ध्यान, हमारा आशा, विचार, इच्छा सूक्ष्मता में जाता है, वो स्वयं में सूक्ष्म ही है, वो सूक्ष्मता में जाता है तो तृप्ति पाता है। इसका सूत्र है, क्रिया से क्रिया की तृप्ति नहीं है। जीवन क्रिया का तृप्ति भौतिक रासायनिक क्रिया की तृप्ति से नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन क्रिया असीम है, भौतिक रासायनिक क्रिया सीमित है। असीमित क्रिया का तृप्ति सीमित क्रिया में नहीं हो सकता। असीमता में क्रिया का तृप्ति है ना, उसको समझेंगे। देखिए, अभी आपकी लिसनिंग की इंटेंसिटी कैसी है? एक भी शब्द छूट रहा है? अब मैं बोल रहा हूं तो एक भी शब्द छूट रहा है? अब एक भी शब्द नहीं छूट रहा है। 7 दिन लगातार बैठने के बावजूद
आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, आपका लिसनिंग, आपका आराम बढ़ता जा रहा है कि घटता जा रहा है? कल हमने 17 घंटे काम किया है, सुबह 7 से लेकर रात को 11 बजे तक। मुझे लग रहा है कि रोज क्यों 9 बजे क्लास चलाते थे, टाइम वेस्ट ऐसा मैं उसके पहले बोलता तो हो सकता है आप सहमत नहीं होते, तो मैं वही अपेक्षा करता हूं जो पूरी हो सकती। इसी को सही अपेक्षा का स्वरूप कहा गया है। हाँ, ऐसा आपको लगने लगे फिर अपेक्षा की जाए तो पूरी हो जाएगा। मैं प्रेशर डालूंगा, बाय द वे आप शिष्टाचार में आ भी गए तो बात नहीं बनेगी। यही उभय तृप्ति है कि आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं। यही चलने का तरीका है। थोड़ा धैर्य रख के इंतज़ार करना पड़ता है, पर बात करने से बात बन जाती है। हाँ जी, कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे है? तो ये खाली स्थान कैसा है? यदि ये क्रिया शून्य है, यदि ये क्रिया शून्य है, इसका मतलब है इसमें कोई क्रिया नहीं है। तो एक खाली स्थान खंडित है या अखंड है? ये खाली स्थान अपने आप में अखंड है। बढ़िया। थोड़ी सी समस्या है। हाँ। खाली स्थान के बीच में इकाई आती है तो वो उसे हम खंडित कहेंगे कि नहीं? चलिए, इनका क्वेश्चन है खाली स्थान के बीच में इकाई आ गई, अब उसको खंडित कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि पानी में लोहे का बॉल डाला, तो जहां जहां बॉल मूव करता है वहां से पानी हटता जाता है। आप ऐसा बोल रहे हैं। यदि पानी हटता है तो पानी का हटना क्रिया हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और ये क्रिया शून्य है। एक तो इधर से हम इसको देख सकते हैं, ठीक हो गया। एक दूसरी स्थिति है, एक दूसरी स्थिति है कि पानी में रुई डाला, पानी में रुई डाला। अब रुई पानी में मूव, थोड़ा एग्जाम्पल स्थूल है, लेकिन रुई पानी में मूव करेगा तो पानी को हटने की जरूरत है? वो तो पानी में ही मूव कर रहा है, पानी उसके आर पार है, पानी उसके आर पार है, आर पार है। इसको, ये तो स्थूल एग्जाम्पल रहा। अब इसको तात्विक रूप में देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बात करते हैं ठोस, तरल और गैस, करते क्या मतलब है ठोस, तरल, गैस का? कोई चीज़ ठोस है तो ठोस क्यों है, तरल है तो तरल क्यों है, गैस है तो गैस क्यों है? बिकॉज ऑफ इंटर एटॉमिक स्पेस। तो गैस में वो स्पेस कैसा है? इतना ज़्यादा है कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अपने संबंध को नहीं पहचानते हैं। यदि उनको एक खुले में छोड़ दिया जाए तो वातावरण में अपने तरीके से जहाँ पहुँचना है पहुँच जाते हैं। तरल कैसा है? उसके भीतर इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है, जो भी बॉन्डिंग है, वो इतनी है कि बहुत आसानी से उसको आपस में अलग किया जा सकता है। ठोस कैसा है? वो इतना अधिक नज़दीक है और इतना अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि उसको किसी प्रयास से अलग करना पड़ता है। लकड़ी को तोड़ने के लिए कम मेहनत लगता है, लोहे को तोड़ने के लिए उससे ज़्यादा मेहनत लगता है। इसका मतलब लकड़ी के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में उन कम ताकत के साथ हैं, स्पेस कोई है और कम ताकत के साथ हैं। लोहे के में स्पेस कम ज़्यादा, कम और कम हो सकता है और ताकत बहुत ज़्यादा है। तो इससे ये समझ में आया कि मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है ही।
मॉलिक्यूल्स किसी स्पेस के साथ ही हैं। मॉलिक्यूल जो है एटम से मिलके बना है और एटम के अंदर फुटबॉल का मैदान है कि नहीं? एटम में फुटबॉल का मैदान है कि नहीं है? तभी तो घूम रहे इतना जोर जोर से। हाँ, लोहे के अंदर इतना स्पेस है, ये कहा जाता है कि रेल के इंजन को कोई दबाने का मैकेनिज्म उपलब्ध हो तो उसको माचिस के डिब्बे में डाला जा सकता है। इतना खालीपन है अंदर, इतना इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है। धरती को दबाने की कोई प्रक्रिया उपलब्ध हो, कोई मैकेनिज्म हो, तो धरती को दबा के उसमें मास तो इतना कम है कि उसको फुटबॉल की शेप में लाया जा सकता है। ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो साइंस से ही आ रहा है, केवल सूचनाएं आपको दे रहा हूँ। तो इससे क्या समझ में आया कि इकाई के अंदर, ऐसे मैं कल कह रहा था, ये हाथ में कोई छेद है क्या? देखो, मेरे को आपसे क्या सुनना होता है, मैं उसके अनुसार भाषा बना देता हूँ। नहीं है क्या? आप बोलोगे है क्या? नहीं है। लेकिन अब आप मेरी भाषा से नियंत्रित नहीं हो पा रहे हो। अब आप स्वनियंत्रित होने की तरफ जा रहे हो। आप क्या बोल रहे हो उससे हमको मतलब नहीं है, रियलिटी क्या है ये हमको दिखता है। क्या मतलब हुआ? जब मेरे को रियलिटी दिखता है तो मैं सामने वाले से प्रभावित नहीं होता। यही स्वयं के प्रति विश्वास है। जब मेरे को रियलिटी नहीं दिखता है तो मैं सामने वाले से प्रभावित होता हूं। कैसा? हाँ, फिर वो टीचर से सही अर्थों में नॉलेज को एक्सप्लोर करेगा। आप क्या पढ़ाना चाहते हो ये आपका इशू है। जब तक आप पढ़ाना चाहते हो तब तक मामला, इसलिए अब इस भाषा को बदल दीजिए। ये पढ़ना पढ़ाना निरर्थक काम है। समझना समझाना, समझना जीना समझाना सार्थक काम है। सीखना करना सिखाना सार्थक काम है। तो समझना जीना समझाने के लिए, सीखना करना सिखाने के लिए पढ़ना लिखना सार्थक काम है। समझना जीना समझाना ना हो, सीखना करना सिखाना ना हो, सारा पढ़ना लिखना निरर्थक काम है। पढ़ाने वाला इसलिए पढ़ाता है कि उसको घर चलाना है, सुनने वाला इसलिए सुनता है कि घर वाले मारेंगे नहीं सुनेगा तो। दोनों किसी बाध्यता में हैं। कहाँ पहुंचे? तो हम चर्चा कर रहे थे, ये खाली स्थान अखंड है। आपने कहा कि जहाँ इकाई मूव करती है वहाँ से खाली स्थान हटता है कि नहीं हटता है? तो हमने कहा कि लोहे की बॉल पानी में डाल दें तो पानी हटता है। आप इस तरह की कल्पना कर रहे हैं। लेकिन यदि उसी में रुई डाल दें तो रुई पानी में मूव करता है। खाली स्थान पानी रुई के आर पार है ना, इसलिए उसको हटने की आवश्यकता नहीं है। एक स्थूल एग्जाम्पल लिया, फिर मैं सूक्ष्म एग्जाम्पल में आया। हमने कहा कि चारों तरफ स्पेस ही स्पेस है। मात्रा जिसको हम कह रहे हैं, आप भार और मात्रा में डिफरेंशिएट करते हैं ना। भार और मात्रा में क्या अंतर है? एक है गिनती, एक है वजन। वेट एंड मास, क्या अंतर है वेट एंड मास में? मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर मास है, वो वेट हो जाता है। ठीक है, वेट इज फोर्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी पेन को चांद पे ले जाएं तो वेट बदल जाता है, क्योंकि चांद और इस इकाई की परस्परता में जो लगने वाला बल है वो अलग है। तो एक इकाई जिस बल के साथ धरती की ओर जाना चाहती है उसके बीच में तराजू डाल देते हैं। उस बल को हम 2 किलो, 5 किलो, 6 किलो बोलते हैं। तो बेसिकली जब हम मात्रा की बात करते हैं, मास की बात करते हैं,
तो मास बहुत कम है, वो स्पेस के साथ अरेंज्ड है। तो ये समझ में आया कि इकाइयों में स्पेस ही स्पेस है, मॉलिक्यूल में स्पेस ही स्पेस है, एटम में स्पेस ही स्पेस है, और कहाँ तक पहुँच गए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में भी स्पेस है। ये स्पेस कोई इतनी सूक्ष्मतम वस्तु है, ये स्पेस कोई इतनी सूक्ष्मतम वस्तु है कि ये इकाई से आर पार है। और इकाई स्पेस में से गमन करता है, इसलिए एक नाम दिया। ये एक ऐसी रियलिटी जिसको कहा कि पारगामी है। स्पेस है और है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, गति तरंग और दबाव नहीं है, उसमें कोई हिलना डुलना नहीं है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, उसमें होने मात्र से इकाइयाँ क्रियाशील हैं, उसमें होने मात्र से इकाइयाँ क्रियाशील हैं। ये अंतिम बजना है, इसके बाद कोई आपको बजा नहीं पाएगा। ये अंतिम बजना है, आप देखेंगे इस बात को। इस बात को समझने के बाद संसार का लिखा हुआ अधिकांश साहित्य आपको फीका लगने लगेगा, उसका अधूरापन आपको दिखने लगेगा। आप बुक्स पढ़ते समय उसकी निरर्थकता और जो कोई काम की चीज़ है उसका भी सम्मान कर पाएंगे। बहुत सारा जो अब तक पढ़ा है और नहीं समझ में आया, अब वो भी समझ में आने लगेगा। विज्ञान, पूरा एग्जिस्टेंस अच्छा लगने लगेगा, अपना होना अच्छा लगने लगेगा, दूसरे का होना अच्छा लगने लगेगा। क्या बात कर रहे थे? ये स्पेस पारगामी है। कैसा है? पारदर्शी। फिर से यूज करता हूं, खाली स्थान है, असीम है, इसकी सीमा को हम नहीं पहचान सकते, व्यापक है, फैली हुई वस्तु है, क्रिया शून्य है, इसमें स्वयं में कोई क्रिया नहीं है, पारदर्शी है, अखंड है, पेन को काटा जा सकता है, इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है, कम अधिक होता है। क्या खाली स्थान में कुछ काटा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है? खाली स्थान में कुछ जोड़ा जा सकता है, काटा जा सकता है? इसका आप कुछ नहीं करते। पानी डाल के भिगाया जा सकता है, आग लगा के जलाया जा सकता है, एटम बम डाल के प्रभावित किया जा सकता है। संसार में कोई ऐसी भौतिक रासायनिक क्रिया नहीं है जिसका कोई भी प्रभाव से व्यापक प्रभावित हो सके। एक अप्रभावित वस्तु, ये कम अधिक से मुक्त है, इसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। ये अप्रभावित है, कम अधिक से मुक्त है, इसलिए कहा पूर्ण है, शून्य ही। उसकी एक क्वालिटी को हमने क्रिया शून्य के स्वरूप में देखा, उसकी एक क्वालिटी को हमने पूर्णता के अर्थ में देखा कि उसमें कुछ भी, आज हमारी स्थिति कैसी है, मैं उससे कम हूं, उससे ज़्यादा हूं, या कुछ का कुछ हूं। तो अपूर्ण कम अधिक के साथ होता है, अपूर्ण के पास कम अधिक की भाषा है। जो पूर्ण है वो निरंतर है, वहाँ कम अधिक नहीं है। इस अर्थ में एक नाम दिया, पूर्ण है। ना कुछ जोड़ा जा सकता है, ना घटाया जा सकता है, ना प्रभावित किया जा सकता है। ये किसी को, यदि क्रिया शून्य है तो ये किसी को प्रभावित भी नहीं करता है, क्योंकि प्रभावित करना भी क्रिया है। ये किसी को प्रभावित भी नहीं करता है। ये कोई क्रिया नहीं है तो इसमें कोई कर्तापन नहीं है, कोई क्रिया नहीं है तो इसमें कोई दृष्टापन नहीं है। देखना भी एक क्रिया है। कोई क्रिया नहीं है इसलिए इसमें किसी प्रकार का भोगना भी नहीं है। हौले हौले होता है।
क्रिया शून्य है। ये किसी को क्रिया शून्य है इसलिए किसी को प्रभावित नहीं करता है, प्रभावित करता नहीं है। लेकिन सभी इकाइयों को देखते हैं तो वो कैसी हैं? सभी इकाइयों को देखें तो कैसी हैं? क्रियाशील है। और कैसी क्रियाशीलता है? निरंतर क्रियाशीलता है। यदि कोई चीज क्रियाशील है, हाँ जी, एक शब्द भी छूटेगा तो गैप आ जाएगा। यदि कोई चीज क्रियाशील है, इसका मतलब है कि वो कोई उसको ऊर्जा उपलब्ध, उसमें कोई बल है, वो बल संपन्न है, क्योंकि बल के बिना क्रिया नहीं है। यदि कोई इकाई बल संपन्न है, इसका मतलब है कोई ऊर्जा उसको उपलब्ध है, उस इकाई में ऊर्जा संपन्नता है। फिर से बोलता हूं, पूरे ब्रह्मांड में अस्तित्व में सभी इकाइयां क्रियाशील हैं और क्रिया 3 स्वरूप में दिखाई देती है: भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया। चौथी क्रिया अस्तित्व में नहीं है। यदि कोई इकाइयां क्रियाशील हैं तो इसका मतलब है उनके पास कोई बल उपलब्ध है, क्योंकि बल ही क्रिया के रूप में व्यक्त होता है। सिंपल। यदि बल उपलब्ध है, बिना ऊर्जा के बल नहीं है, इसका मतलब इकाइयां स्वयं में ऊर्जा संपन्न है। यहां तक हम साथ साथ चल पाए? सभी इकाइयां ऊर्जा संपन्न हैं। और किस प्रकार ऊर्जा संपन्न है? क्या बात है! सभी इकाइयां इस प्रकार ऊर्जा संपन्न है कि उनकी सामूहिक अभिव्यक्ति एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके गैलेक्सी तक और उससे आगे जो भी कुछ होगा, अननोन जो भी कुछ होगा, सब एक कॉर्ड में, व्यवस्था की एक कॉर्ड में है। और मानव भी इसी कॉर्ड में शामिल होना चाहता है। वो समझ पूर्वक होता है। यही शिक्षा का काम है। मानव भी उस समझ में शामिल हो जाए। इसी को कहा अखंड समाज। और बाकी तो पहले से ही व्यवस्थित है। सारे को मिला के कहा सार्वभौम व्यवस्था। यही स्वराज्य है। यही स्वराज्य है। स्वयं का वैभव ही स्वराज्य है। स्व समझ में आए तो स्वराज्य समझ में आए। स्व समझ में आए बिना स्वराज्य आ जाएगा, है ना। सही अर्थों में किसी स्वराज्य की अवतरण हम इससे कम में नहीं कर सकते हैं कि स्व समझ में आ जाए। स्व समझ में आ जाए तो स्व की आवश्यकता समझ में आ जाए। स्व की आवश्यकता समझ में आ जाए तो सामान से सम्मान नहीं, सुविधा से सुख नहीं, तो समृद्धि समझ में आ जाए। समृद्धि समझ में आ जाए तो भ्रष्टाचार मुक्त मानव की फैक्ट्री स्थापित हो जाए। तो शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार मुक्त मानव का फैक्ट्री है। कैसा? तो हेल्पलाइन एक सामयिक आवश्यकता है, एक इमरजेंसी नीड है। वो समाधान नहीं है। समाधान क्या है? समाधान तो यही है कि कम से कम एक आशा का वातावरण तो बने। एक आशा के वातावरण से एक विश्वास के वातावरण की ओर यात्रा है। कब होगा? जब मानव समृद्धि के भाव को फील करेगा, तब वो अपनी आवश्यकताओं को पहचानते हुए स्वयं उसके उत्पादन में लगेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब वो किसी दूसरे के साथ गलत कर नहीं सकता। क्या लगता है आपको? संस्थान के सारे लोगों को देख के लगता है कि आप इनके साथ कुछ कर सकते हो? पैसे का कोई लालच देके इनके साथ कुछ कर सकते हैं, ये बहुत आसान नहीं है। क्यों? ये कोई त्याग नहीं है, है ना। कोई मेरे से कहे तुम्हारा भाई मेरे को इतने पैसे में दे दो, ये त्याग है और मैं नहीं देता हूं।
और कितना बड़ा त्याग है, इतने इतने पैसे में भी अपना भाई नहीं दिया। हाथ दे दो, हाथ आजकल लोग पता नहीं दे दे, मेरे को शंका। ऑर्गन डोनेशन चल ही रहा है ना, सेलिंग चल ही रहा है। खैर फिर भी हाँ, वहां जाएंगे तो भाई भी बेच दे, क्या भाई को पता ही नहीं और बिक गया है ना। लेकिन मुझको यदि समझ में आता है, जैसे मैंने पहले भी चर्चा किया था कि 100 साल पहले आदमी को बेचने खरीदने की परंपरा थी, दास प्रथा थी, जिसके पास ज्यादा दास होते थे उसको बड़ा आदमी सामाजिक रूप में माना जाता था। पिछले 100 साल में हमको समझ में आया आदमी खरीदने बेचने की चीज नहीं है, आदमी आदमी के साथ विश्वास के साथ जीने की चीज है। अभी यदि मेरे को ये समझ में आ जाए मैं मानव हूं, बिकाऊ वस्तु नहीं हूं भाई, पैसा मेरे को ड्राइव करेगा या मैं पैसे को ड्राइव करूंगा। जिस दिन मैं पैसे को ड्राइव करता हूं उस दिन मैं मानव होता हूं। जब तक पैसा मेरे को ड्राइव होता है मैं शरीर से मानव हूं, होने के रूप में मानव होना अभी शेष है। उसी को कहा एनिमल कॉन्शियसनेस। भाई आपने कहा यदि कोई चीज क्रियाशील है तो वो बल संपन्न है और उसमें ऊर्जा है। अब ये जो जीवन इकाई है उसमें ये ऊर्जा कहाँ से आती है? बोले आप कहानी सुनाते रहो, मुद्दा नहीं छूटेगा अब। गुड, मुद्दा तो इतना ही है, काम की बात इतनी है कि ये ऊर्जा कहाँ से आई, विचार करने की ये ऊर्जा कहाँ से आई। विचार इच्छा, देखिए मैं तो वहां भी ऊर्जा का, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल को किसने समझा दिया कि तुम इस दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल को ढूंढ लो और परमाणु के रूप में व्यवस्थित हो जाओ। तो पदार्थ की ऊर्जा का तो फिर भी साइंस ने एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन ये जो जीवन की, आप यदि ध्यान से देखेंगे ये वो जगह है जहां पे आंसर ही नहीं है। इस जगह में आंसर नहीं, इस जगह में आंसर नहीं है। जब हम प्राणावस्था की बात करते हैं तो हम बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे 10th की बायोलॉजी में कि सेल्स गलती करते हैं जिसकी वजह से नई प्रजातियां बनती हैं। यही भाषा लिखी हुई है, उसके साथ में कोई गलती होता है, गलती शब्द लिखा हुआ है, दे मेक मिस्टेक, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो जब हम, तो जो साइंस का बेसिक फिलॉसफी है, फिर हम कहीं एंट्रोपी की बात करते हुए एग्जिस्टेंस केओस है, वो व्यवस्था नहीं है, उस तरफ भी चले जाते हैं। तो जो साइंस का फिलॉसफिक पार्ट है वो फिलॉसफिक पार्ट अधूरा है, वो एग्जिस्टेंस जैसा है वैसा उसको नहीं देख पा रहा है। जो टेक्नोलॉजी पार्ट है ये ठीक है, मोबाइल काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके बनाने में कोई प्रक्रिया में पॉल्यूशन होता होगा उसको देख लेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी पार्ट ठीक है। साइंस का जो फिलॉसफी पार्ट है वो पार्ट को फिर से देखने की आवश्यकता है। अस्तित्व व्यवस्था है ऐसा नहीं कहा जा रहा है ना। तो कहा, इसको पूरा कर लेता हूं फिर आता हूं। क्या? हाँ, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, साइंस में नहीं कहा जा रहा है। नहीं, साइंस में अस्तित्व को व्यवस्था नहीं माना है, उसको बहुत रैंडम माना है, क्योंकि जब सब एटॉमिक पार्टिकल के नीचे देखने जाते हैं उसका आचरण निश्चित नहीं है। तो साइंस में समझने की जो तरीका है वो खंडित करके देखने का तरीका है, काट काट के देखने का तरीका है। एक लाश को पढ़ के, एक लाश को समझ के क्या आदमी का आचरण समझ में आएगा, है ना। तो लाश को देखने से शरीर की कोई एनाटॉमी के बारे बात हो सकती है, आचरण के बारे बात नहीं हो सकती है। इसलिए साइंस का जो पूरा काम करने का तरीका है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल है, प्रयोजन गायब है। उसके होने का पर्पस क्या है, मेरे को पर्पस पता नहीं है और मैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल पे कितनी ही बात करूं। जीना स्ट्रक्चरल फंक्शनल के साथ है कि उसके प्रयोजन के साथ है, ये गैप आ गया। आई थिंक गैप ये आ रहा है कि जो मेरे ख्याल से साइंटिस्ट भी पहचानते, आई एग्री विथ यू कि मेन प्रयोजन मिसिंग है, पर हम ये कह रहे हैं कि आचरण निश्चित नहीं है। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें वो पता नहीं है किस व्यवस्था के अनुरूप चल रहा है। जिस दिन वो पहचान लेंगे तो वो आचरण हमारे लिए अनिश्चित नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल।
तो जब तक हम इस अस्तित्व को व्यवस्था के स्वरूप में नहीं देखते, जैसे आपकी बात को मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल में लाऊं, शेर बकरी को खा जाता है, ये हमको अव्यवस्था जैसा लग सकता है, लेकिन यदि लार्जर कैनवस पे देखेंगे तो जंगल में उनकी जनसंख्या संतुलन के अर्थ में किसी जंगल में शेर नहीं होगा तो क्या होगा?